जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज 24 सितंबर 2024 का दिन है और मैं आपको ठीक 24 सितंबर 1932 का दिन याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ एक घटना घटित हुई। मैं उसके बारे में आपके बीच में कुछ बातें रखना चाहती हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इंग्लैंड की जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर बाबा साहब को निमंत्रण मिला और उसके साथ साथ गांधी और उसके साथियों को भी निमंत्रण मिला। भारत में दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाबा साहब लंदन जाते हैं और जो स्वर्ण समाज है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधी और उसके साथी जाते हैं। तो साथियों, जब वहाँ पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने अपनी दलीलें रखी और महात्मा गांधी ने भी अपनी दलीलें रखी। उन दलीलों के आधार पर बाबा साहब ने अंग्रेज़ों को ये कन्वेंस करा दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। सबसे पहले जो दलील बाबा साहब ने दी, वो दलील ये दी कि जब मैं महाड़ के तालाब में पानी पीने के लिए संघर्ष कर रहा था, जहाँ पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस पानी पी सकते हैं उस तालाब के अंदर, लेकिन अछूत लोग, दलित लोग उस तालाब का भी पानी नहीं पी सकते हैं। वहाँ जब हमने ये पानी पीने के लिए गए तो स्वर्ण लोगों ने हमारे साथ मारपीट की, अत्याचार किया और हमारे लोगों के साथ बहुत खून खराबा किया। तो बाबा साहब की ये पहली दलील थी। और बाबा साहब ने साथ साथ बोला कि जब मैं ये सब कार्य कर रहा था तो महात्मा गांधी, आप उस वक्त कहाँ थे? मिस्टर गांधी, आप उस वक्त कहाँ थे? तो गांधी और उसके साथियों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और अंग्रेज ये समझ गए कि डॉक्टर अंबेडकर सच बोल रहा है और गांधी जो है झूठ बोल रहा है। बाबा साहब ने अपनी दूसरी दलील दी कि जब मैं कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन कर रहा था, मैं 1.5 साल से अपने लोगों के साथ वहाँ संघर्ष कर रहा था। मैं मंदिर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं अपने लोगों को समानता के आधार पर अधिकार दिलाना चाहता था। जो मिस्टर गांधी कहते हैं कि हम अछूतों के साथ समान व्यवहार करते हैं, तो अगर हमारे साथ समान व्यवहार होता तो हमें कालाराम मंदिर में जाने के लिए रोका ना जाता। वहाँ भी मेरे लोगों के सर फटे, मेरा सर फटा। तो मैं मिस्टर गांधी से पूछना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त आप कहाँ थे? अच्छा तो ये होता कि जब मैं अछूतों के लिए संघर्ष कर रहा था तो आप मेरा साथ देते। आपने तो मेरा साथ देने की बजाय उल्टा मेरा विरोध किया। आगे की दलील में बाबा साहब कहते हैं कि जब मेरे कन्वेंस करने के बावजूद आपने यहाँ से सर जॉन साइमन को भारत में ये भेजा कि वो जायज़ा लेके आए कि भारत में दलितों की क्या स्थिति है, अछूतों की क्या स्थिति है। जब साइमन पूरे भारत में भ्रमण कर रहा था तो मिस्टर गांधी और उसके लोगों को पता चल गया कि साइमन कमीशन भारत के अंदर क्यों आया है। जब उन्हें इस सब बातों का पता चला तो उन्होंने साइमन कमीशन के लिए गो बैक के नारे लगवाए कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। आज भी हमारे जो किताबें हैं उनमें पढ़ाया जाता है, सिलेबस में पढ़ाया जाता है साइमन गो बैक, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि साइमन किस लिए आया था और साइमन का असली मकसद क्या था। साइमन कमीशन ने भी पूरे भारत में घूम घूम करके अपनी रिपोर्ट जो है वहाँ पर इंग्लैंड में जमा कर दी थी, जो सेकंड राउंड टेबल में एक हमारे लिए एक तर्क साबित हुआ, क्योंकि साइमन ने भी ये कहा था कि भारत में अछूतों को वास्तव में ही कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने साइमन के साथ घूम घूम करके सारी चीज़ों का जायज़ा करा दिया था। तो इन सब बातों से ये साबित हो गया था कि भारत के अंदर दलितों की स्थिति ठीक नहीं है, अछूतों की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ इनके साथ असमानता का, अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इसके विपरीत मिस्टर गांधी बोल रहे थे कि नहीं, वहाँ पर सब कुछ ठीक है, आप केवल देश को आज़ाद कर दो, हमारा ये घरेलू मामला है, हम इसे आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। जब ये बात मिस्टर गांधी ने बोली तो बाबा साहब ने कहा, अगर ये घरेलू मामला है तो आप मेरे सभी आंदोलनों में मेरा साथ देते
क्योंकि मैं तो अपने हक के लिए, अपने समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा था। अगर आप हमारे समाज के हितैषी हैं तो मेरा साथ देते। तो गांधी के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था। आगे बाबा साहब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड को बोलते हैं कि मैं तो आपका भी गुलाम हूँ और भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनका भी गुलाम हूँ। मैं तो गुलामों का गुलाम हूँ। आप भारत देश को आज़ादी दे दोगे लेकिन मैं तो गुलाम का गुलाम ही रह जाऊँगा। मुझे तो आज़ादी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं तो आज भी गुलामों का गुलाम हूँ। ये लोग तो 250 साल की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं तो 4000 साल से पुरानी इस व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये सब बातें वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड को और वहाँ के जो बैठे हुए उस गोलमेज सम्मेलन में जो लोग बैठे हुए थे वो सबको समझ में आ गया कि मिस्टर गांधी और डॉक्टर अंबेडकर में कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि बाबा साहब के तर्क और वितर्क के सामने कोई अपनी जबान तक नहीं खोल पाया और बाबा साहब की सारी बातें सत्य थी। तो इन सब बातों के आधार पर रैमजे मैकडोनल्ड ने एक फैसला दिया कि भारत का जितना भी अछूत समाज है, जितना भी दलित समाज है, उसको हम कैमनल अवार्ड की घोषणा करते हैं। और कैमनल अवार्ड की घोषणा जो है हमारे पास 1932 अगस्त 1932 में जो है हमें कैमनल अवार्ड मिला। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है उस कैमनल अवार्ड को हमारे को जो है हमें आज तक नहीं मिलने दिया, क्योंकि गांधी और उसके जो चेले हैं उन सब ने ये कहा कि अगर कैमनल अवार्ड इन दलितों को, इन अछूतों को मिल गया तो ये इस देश के राजा बन जाएंगे। क्योंकि भारत देश के अंदर कैमनल अवार्ड में हमें डबल वोट का अधिकार मिलता। एक तो हम सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ते, सुरक्षित सीट पर वही चुनाव लड़ता जो दलित समाज है, और दूसरा हम अनारक्षित सीट पे भी चुनाव लड़ते। तो इससे क्या होता, इससे हमें फ़ायदा होता। लेकिन गांधी इन सब चीज़ों को समझ गया और वो जैसे ही ये सब बातें इंग्लैंड में हुई, जैसे ही वो भारत आया, भारत आते के साथ ही उसने सबसे पहले कहा कि मैं अब अनाज नहीं खाऊंगा, अब मैं खाऊंगा तो इन दलितों के अधिकारों को ही खाऊंगा, इन अछूतों के अधिकारों को ही खाऊंगा। तो वो अनशन पर बैठ गया। 1 सितंबर 1932 को वो अनशन पर बैठ गया और उसने कहा कि मेरी अब जो भूख है वो इन दलितों के अधिकार है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कोई परवाह नहीं की और वो अपने बड़े खुश थे कि मैं आज इंग्लैंड की धरती से अपने दलितों के लिए आज़ादी की लड़ाई लेके आया हूँ। आज मेरे दलित भाई भी, आज मेरा समाज भी उन्नति के रास्ते पर रहेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुशी ज़्यादा दिन की नहीं है। और 5/9/1932 को कमला नेहरू और कस्तूरबा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय, ये तीनों लोग बाबा साहब की कोठी पर बॉम्बे आए और आके कहने लगे कि बाबा साहब, आप, कस्तूरबा गांधी कहती है, बाबा साहब आप मेरे पति के प्राणों की मैं भीख मांगती हूँ, आप मुझे भीख दे दो। और कमला नेहरू कहती है कि डॉक्टर अंबेडकर आप गांधी के प्राणों को बख्श दें। और जो पंडित मदन मोहन मालवीय है वो गले में गमछा डालता था, वो अपने गमछे को फैला करके कहता है, डॉक्टर अंबेडकर मैं एक पंडित होकर के आपके दर पर बापू के प्राणों की भीख मांगने आया हूँ, क्या आप मुझे भीख नहीं देंगे? तो बाबा साहब ने कहा कि जब मैंने अपने समाज के लिए अधिकार मांगे तो बापू को बुरा लगा, बापू उन अधिकारों के खिलाफ हो गया। अच्छा, तो मैं तब मानता कि बापू मेरा इसमें साथ देता, कि मेरा साथ देता और समाज मेरा बढ़ जाता और इस देश तरक्की के रास्ते पर जाता। लेकिन उसने तो मेरा साथ देने के बजाय अनशन पर बैठ गया। अब पूरे देश में चारों तरफ ये अफवाह फैलने लगी कि बापू अनशन पर बैठे हैं, बापू अनशन पर बैठे हैं। बापू को अनशन पर नहीं बैठना चाहिए था, बापू को तो कंप्लेंट करनी चाहिए थी अंग्रेज़ों से कि आपने जो ये अधिकार दिया ये गलत दिया है, क्योंकि देश उस वक्त अंग्रेज़ों के अधीन था। जब अंग्रेज़ों के अधीन देश था
तो बापू को कोई राइट नहीं बनता है, क्योंकि बाबा साहब जो अधिकार लेकर के आए थे वो इंग्लैंड की धरती से लेके आए थे, और यहाँ शासन प्रशासन अंग्रेज़ों का चल रहा था। अब शासन प्रशासन अंग्रेज़ों का चल रहा था, लेकिन बाबा साहब के खिलाफ मिस्टर गांधी ने जो षड्यंत्र रचा, अब उसके साथ दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती चली गई, और भीड़ इतनी हो गई कि अंग्रेज़ों को लगा कि अब ये ज़्यादा कोई गलत बात हो, उससे पहले उन्होंने बापू को उठाया और नर्मदा जेल के अंदर बंद कर दिया कि आप अपना अनशन इस जेल के अंदर करें, क्योंकि बाहर अहिंसा हो सकती है, या बाहर कोई शरारती तत्व कोई और गलत कार्य कर सकता है, इसलिए आप यहाँ पर बैठे रहें। अब दूसरी तरफ देखते हैं 17/9/1932 को बाबा साहब के पास धमकियाँ आने लगीं कि अगर बापू ख़त्म हो गए तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाबा साहब ने इन सब की परवाह नहीं की। बाबा साहब कभी भी डरते नहीं थे, वो बहुत निडर थे। वो अपने समाज के लिए कार्य करना जानते थे। उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों की कुर्बानी दी, लेकिन पढ़ लिख करके इस समाज को, इस दलित समाज को, इस अछूत समाज को एक राजा बनाने की उनकी सोच थी, तो उन्होंने उस पर काम किया। लेकिन हम देखते हैं कि जब बाबा साहब को धमकी आई तो बाबा साहब नहीं डरे, लेकिन 20/9/1932 को दिन के 12 बजे मिस्टर गांधी और ने नर्मदा जेल के अंदर एक ऐलान किया कि मैं आज से पानी भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि 1/9/1932 से महात्मा गांधी पानी पी रहे थे और अनशन चल रहा था, लेकिन 20 को उन्होंने ऐलान किया कि आज से मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। जब उन्होंने ये ऐलान किया और डॉक्टर अंबेडकर को पता चला कि इन्होंने ये ऐलान कर दिया, तो बाबा साहब को परेशानी हुई। बाबा साहब को ये परेशानी हुई कि अब ये पानी नहीं पिएगा तो इसकी जान को खतरा है, और बाबा साहब कभी भी किसी को जान लेना नहीं चाहते थे। बाबा साहब ने कभी किसी को एक खरोच तक नहीं आने दी, ऐसे महान शख्सियत थे हमारे बाबा साहब। तो बाबा साहब को फिर धमकियाँ आई कि अगर आपने अपनी जिद को नहीं छोड़ा और गांधी से समझौता नहीं किया, तो हम तेरे समाज को, जिस समाज के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, उस समाज को ही ख़त्म करेंगे, उस समाज के घरों को जला देंगे। क्योंकि 1932 में हमारे पक्के घर नहीं हुआ करते थे, हमारी झोपड़ियाँ हुआ करती थी, तो उन झोपड़ियों को हम जला देंगे, आपके लोगों को मार देंगे। तो बाबा साहब को परेशानी हुई कि जब मैं जिनके लिए अधिकार मांग रहा हूँ मेरा वो समाज ही नहीं रहेगा, तो मैं इन अधिकारों का क्या करूँगा। साथियों, बाबा साहब बहुत परेशान हुए, और इतने परेशान हुए कि बाबा साहब को शुगर नहीं थी। बाबा साहब को 1932 में ये शुगर भी पूना पैक्ट की देन है, और उनको सोच करके शुगर की बीमारी लगी। 24/9/1932 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नर्मदा जेल के अंदर गए। वो बहुत परेशान थे, लेकिन वो गांधी के प्राणों को भी बचाना था और समाज को अधिकार भी दिलाने थे। यही सोच करके नर्मदा जेल के अंदर शाम के 5 बजे बापू के साथ एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत ये हुआ कि हमें कम्युनल अवार्ड, जो डबल वोट का अधिकार था, वो हमें छोड़ना पड़ा, और उसके तहत हमें एक बापू की तरफ से एक आश्वासन मिला लिखित तौर पर कि आने वाले 10 सालों में हम छुआछूत और गरीबी को इस देश से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, नाश कर देंगे। ऐसी कोई बीमारी रहेगी नहीं कि कोई गरीबी नाम की बीमारी, कोई छुआछूत नाम की बीमारी इस देश में हो। लेकिन उस समझौते के बाद, जो कि बाबा साहब करना नहीं चाहते थे, और वास्तव में वो समझौता अगर करना था तो अंग्रेज़ों के साथ होता, क्योंकि देश जो है अंग्रेज़ों के अधीन था, शासन प्रशासन यहाँ अंग्रेज़ों का चल रहा था। लेकिन हुआ उल्टा, कांग्रेस के गांधी के साथ वो समझौता हुआ, जिसके तहत हमें अपना डबल वोट का अधिकार छोड़ना पड़ा। और 1932 के बाद महात्मा गांधी भारत की धरती पर वो जो है जीवित रहे 16 साल, और उन्होंने इस समझौते के तहत कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि आज भी इस देश के अंदर छुआछूत चरम सीमा पर है। आज भी हम जगह जगह देखते हैं कि आज यहाँ दलितों के साथ हो गया, मूछ रखने पर दलितों को मारा जाता है, घोड़ी चढ़ने पर दलितों को मारा जाता है।
कुएं से पानी लाने पर दलितों को आज भी मारा जाता है, घर नाली की सफाई ना करे तो दलितों को मारा जाता है, आज भी दलितों के साथ शिक्षा लेने जाते हैं तो दलितों को पीटा जाता है, मारा जाता है, तो अच्छी शादियां करते हैं तो दलितों को मारा जाता है, आज भी ये चरम सीमा पर है। तो बदला कुछ नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अगर वो डबल वोट का अधिकार हमारा हो जाता तो हम राजा बन जाते, क्योंकि 1932 में बाबा साहब बड़े खुश थे इस अधिकार को लाके कि मैं अपने समाज को राजा बनाने के लिए आज मैंने वो चाबी ले ली है। तो साथियों, आरक्षण जो है कभी भी बाबा साहब ने नहीं मांगा, आरक्षण हमारे ऊपर गांधी के, महात्मा गांधी का थोपा हुआ है, आरक्षण तो बाबा साहब ने कभी भी नहीं मांगा था। खैर ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा कि आरक्षण बाबा साहब ने मांगा था या नहीं मांगा था। इस टॉपिक पे मैं कभी आपके बीच में दोबारा से उपस्थित होंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो समाज के लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी ये बाबा साहब की बताई हुई बातें आपको अच्छी लगी हों, तो आप मेरे हौसला बढ़ाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि समाज के अंदर बाबा साहब की बातें बताना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। मैं जो बातें बता रही हूँ इसमें मेरी कोई औकात नहीं है मैं एक भी शब्द इसमें जोड़ सकूँ। ये सारी की सारी बातें मेरी नहीं, ये हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हैं। और साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।